अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर सत्ता की चाबी माने जाते हैं और इसलिए बीजेपी और कांग्रेस जनजाति समाज को अपने पाले में करने में जुट गए हैं। एमपी में चुनाव से पहले पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ ही सीएम शिवराज आदिवासियों से जुड़े कई कार्यक्रम कर चुके हैं और उससे भी ज्यादा करने वाले हैं। आज खुद सीएम शिवराज कोल समाज के कार्यक्रम में रीवा में शामिल हुए, उन्हें कई सौगातें भी दी। उधर कांग्रेस 12 जून को महाकौशल से, जो कि आदिवासियों का पूरा इलाका आसपास का डिंडोरी, मंडला, तमाम जो इलाके हैं वो आदिवासियों बेल्ट है, वहां पर प्रियंका गांधी के दौरे के साथ चुनावी शंखनाद किया जा रहा है। महाकौशल आदिवासी बाहुल्य इलाका है, लेकिन वनवासी किसके साथ जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आदिवासी होंगे किसके साथ, इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। आज सीएम शिवराज कोल समाज के कार्यक्रम में उन्हें संबोधित करने के लिए रीवा पहुंचे। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आपको याद होगा जब सतना में सबरी मैया का कुंभ का आयोजन किया गया था और सबरी महाकुंभ में कौल समाज के हमारे सब बहनों और भाइयों ने एक बात सबने उठाई थी कि हमारी कौल गढ़ी जो त्योथर में है, उस कौल गढ़ी का जीर्णोद्धार किया जाए। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि कौल गढ़ी के जीर्णोद्धार का शिलान्यास संपन्न हो गया है। कौल समाज का मान, सम्मान और स्वाभिमान हमने वापस लौटाने का काम किया है और इसलिए आज का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि कमलनाथ क्या कह रहे हैं आदिवासियों के लिए किया जा रहे कांग्रेस की तरफ से जो कार्य है उनको लेकर और सरकार को लेकर। 33 साल हरसूद जो एक विकास, एक व्यापार का केंद्र था, आज इसका क्या हाल है और किस प्रकार से आज ये हमारे आदिवासी पलायन की राजधानी बन गई, भ्रष्टाचार की राजधानी बन गई, ये खलवा कुपोषण की राजधानी बन गई, अन्याय की राजधानी बन गई, अवैध रेत खनन की राजधानी बन गई, हमारा अपराध प्रदेश बना हुआ है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस प्रियंका गांधी के महाकौशल जबलपुर दौरे को लेकर क्या कह रहे हैं। आदिवासी ही नहीं, सारे वर्गों पर हमारा फोकस है, क्योंकि सिर्फ मंत्रियों की समाज, जो भ्रष्टों की समाज कहला रही इस सरकार में, उनको छोड़कर पूरी प्रजा शिवराज सरकार से दुखी है, भाजपा से दुखी है। तो सभी समाज सोशल इंजीनियरिंग के तहत हमारे कार्यक्षेत्र में शामिल हैं, जिसमें आदिवासी समाज भी शामिल है। और प्रियंका जी के आने के बाद, वो हमारा राष्ट्रीय चेहरा है प्रियंका जी, हर समाज में उनकी अपील असर करेगी। और मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी के चेहरे को जब तय कर चुकी है कि मुख्यमंत्री का चेहरा वो ही होगा, तो भारतीय जनता पार्टी कितनी भी तिकड़म कर ले, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में यह भाजपा का अजय गढ़ है। भाजपा की हर हाल में सरकार बनेगी। 200 पार के लक्ष्य के साथ हमें हर हाल में सरकार बनाएंगे। जितना गांधी परिवार के लोग आएंगे, उतना कांग्रेस के वोट कम होंगे, उतनी भाजपा की सीटें बढ़ेगी। और हम तो चाहते हैं प्रियंका गांधी जबलपुर नहीं, प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर आए। लड़कियों लड़ सकती है, हम तो कहते हैं दमोह भी जाएं, जहां स्कूल के अंदर हिजाब वाला मामला आया, कलावा वाला मामला आया। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या हैं। हम अपने सवाल आपको दिखाते हैं। सवाल है, आदिवासी किसके साथ, बीजेपी का फूल चाहिए या थामेंगे कांग्रेस का हाथ? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। मोदी शाह शिवराज को भरोसा, आदिवासी ही देंगे सत्ता का मौका। कांग्रेस महाकौशल से करेगी चुनावी आगाज। प्रियंका आदिवासियों के लिए लाएंगी क्या बड़ी सौगात, ये कहा जा रहा है। एसटी वोट को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जंग। 2023 में आदिवासी आएंगे किसके संग? आदिवासी वोट जहां पड़ता है एक साथ पड़ता है और यह निर्णायक स्थिति में होता है। जिसके साथ आदिवासी, उसके साथ सत्ता की चाबी, यह कहा जाता है।
और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा सत्यप्रकाश शर्मा जी का। सत्यप्रकाश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश जी, आपसे जानना चाहूंगा आदिवासियों को लेकर के किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस फोकस है, उसे समझने के लिए काफी है बताना कि जब पीएम मोदी आते हैं, अमित शाह आते हैं, तो वो आदिवासियों को लेकर विशेष कार्यक्रम करते हैं, और कांग्रेस से जब प्रियंका गांधी आ रही हैं तो वो भी महाकौशल आ रही हैं, जो आदिवासी बाहुल्य इलाका माना जाता है। आपको क्या लगता है इस बार आदिवासियों पर इतना ज्यादा फोकस क्यों है? देखिए, वर्तमान जो पॉलिटिकल सिनेरियो है मध्य प्रदेश का, यहाँ के मुख्य दोनों राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस इन वोटर ट्राइबल वोटर्स को विशेष फोकस कर रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं अगर हम इतिहास में जाते हैं, 2003 से 2008 का इलेक्शन रहा हो, 13 का रहा हो या 18 का रहा हो, जो सत्ता की चाबी है यानी मैंडेट तय हमेशा इस वर्ग ने किया, क्योंकि इस वर्ग के लिए जो 47 सीट्स थी, जिस भी दल ने इनमें सबसे ज्यादा जिसने जीती उसको ही सत्ता की चाबी मिली। और ये 2003 से लगातार 13 तक भारतीय जनता पार्टी ने इनके इन सीट्स पर बड़ी जीत हासिल की, जबकि 2018 में इससे उलट हो गया कि जो भारतीय जनता पार्टी सीट जीती थी वहां पर कांग्रेस ने अराउंड 31 सीट आउट ऑफ 47 जीती और रिमेनिंग सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो ये कहीं ना कहीं इसने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को ये जता दिया है कि ये कहीं ना कहीं की फैक्टर का काम मध्य प्रदेश में मैंडेट के लिए करते हैं। 2020 में भारतीय जनता पार्टी की जो एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम के बाद पुनः सरकार बनी, उस समय से आप देख रहे होंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप हो या स्टेट लीडरशिप या बीजेपी रूल गवर्नमेंट, ये सभी मिलकर इन वर्गों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्तर पर या सरकार के द्वारा विभिन्न स्कीम को लॉन्च कर इनको आकर्षित करने के बड़े प्रयास कर रही है। लेकिन कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं दिखती है, क्योंकि कांग्रेस जान रही है, क्योंकि ये माना जाता रहा है कि जो ट्राइबल वोट होता है वो कांग्रेस का मूल वोटर कभी हुआ करता था। आपको शायद याद होगा कि जब अविभाजित मध्य प्रदेश में जब भी कांग्रेस की सरकार थोड़ी सी कम मार्जिन से बनती थी, उस दौरान आपने ये स्थिति देखी होगी कि छत्तीसगढ़ का जो बेल्ट, जो ट्राइबल बेल्ट था, उसमें कांग्रेस को बहुत अच्छी सीट मिलती थी और जिसके कारण वो सत्ता में आ जाती थी। अब कांग्रेस भी यही प्रयास में है कि उसे 2018 में जो गेन किया था उसको रिमेन करे रखे। इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने जो इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है, ये मानिए कि प्रियंका गांधी जो 12 तारीख को जो दौरा मध्य प्रदेश का कर रही है, वो उसी रीजन से जहां पर जबलपुर रीजन में आदिवासी वोटर काफी सीट पर असर डालता है। इसलिए प्रियंका गांधी को क्यों ला रहे हैं, उसके पीछे बड़ा कारण है कि प्रियंका गांधी हाल ही में संपन्न हुए, चाहे पिछले साल या इस साल हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक इलेक्शंस में, उनमें उन्होंने जबरदस्त कैंपेन किया और उसके कैंपेन का ये प्रभाव पड़ा उनके का कि इन दोनों राज्यों में उनकी सरकार बनी। इसलिए कांग्रेस उत्साहित होकर उनको इन क्षेत्रों से इलेक्शन के कैंपेन की शुरुआत करने के लिए आगामी चुनाव में आमंत्रित कर रही है। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। आइए सीधे तारुफ करा देता हूं। घनश्याम परौनिया जी हैं, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त हैं, हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीजेपी का पक्ष वो रखेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस से अजय शाह जी हैं, उपाध्यक्ष कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका भी। और अतुल शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। मैं घनश्याम परौनिया जी आपके पास आता हूं। मुझे बताइए, आदिवासियों को लेकर के हम देख रहे हैं नाम बदलने का काम चल रहा है, जो उनके वीर स्मारक हैं उनको बनाने का काम चल रहा है, उनके नाम पर छुट्टी देने का काम चल रहा है, पर कांग्रेस भी कोई कोर कसर छोड़ नहीं रही है। आदिवासियों को साध कर रख लेंगे आप, कैसे उम्मीद है आपको? कांग्रेस की सरकार नहीं, केंद्र में मध्य प्रदेश में भी रही, जिस प्रकार से कल्याण के लिए इन्होंने केवल झूठे वादे और झूठे नारे लगाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जी, चाहे केंद्र में बनी हो चाहे प्रदेश में बनी हो, जब हमको अवसर मिला हमने इन सब वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई और केवल योजनाएं बनाई नहीं, उनको फलीभूत करने का भी काम किया। आज हम देख रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती हो या उनकी पुण्यतिथि हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के माध्यम से ऐसे सभी महामना, सभी महापुरुष जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वांगीण योगदान दिया, सर्वसर्पण किया,
ऐसे महापुरुषों को स्मरण करने का काम उनको वास्तव में उनके हक उनके द्वारा जो देश के ऊपर जिनका ऋण है उन सबको हमको श्रद्धांजलि और उनको स्मरण करने की आवश्यकता रहना चाहिए। हमारे यहाँ पुराने कवि कहते थे ना, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। कांग्रेस ने केवल अपने कुछ नेताओं को या कुछ महापुरुषों को ही देश में सीमित करने का प्रयास किया। आज देश जिन असंख्य ऐसे बलिदानियों के कारण जिनके कारण हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ऐसे सभी महापुरुषों को बलिदानियों को स्मरण करने का, उनको आगे लाने का और सच्चे अर्थों में उनको सम्मान देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी सरकारों के माध्यम से हो रहा है। और इसलिए आप देखेंगे हमने भोपाल का जो स्टेशन था उसको रानी कमलापति के नाम से करके ये बताने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के साथ साथ जनजाति वर्ग और अंतिम छोर के व्यक्ति के कल्याण का काम करती है। हमने हिंदुस्तान का राष्ट्रपति और उस जमाने में आप सोचें डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी को बनाया था जो अनुसूचित जाति वर्ग के थे, और आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बना करके हमने ये साबित करने का प्रयास किया है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ में देश और समाज को आगे बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, मैं आता हूं अब अजय शाह जी आपके पास। अजय शाह जी, मैं जानना चाह रहा हूं, देखिए चुनावी शंखनाद कर रही हैं प्रियंका गांधी महाकौशल से, और आदिवासियों को लेकर यह कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव के घोषणा पत्र को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कोई वो कर सकती हैं जो कि गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये तमाम बातें कही जा रही हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है, और अगर आप डिस्क्लोज करना चाहें ऐसी कोई तैयारी है कुछ आदिवासियों को लेकर के एक बड़ा ऐलान हो रहा है तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए, मैं तो बहुत शालीनता से आपके चैनल पे ये डिस्क्लोज करना चाहता हूं कि आप चाहें या ना चाहें मेरे भरतार, आप चाहें या ना चाहें मेरे भरतार, आदिवासियों के बिना नहीं बन पाएगी किसी की भी मध्य प्रदेश में सरकार। ये मैं घोषणा करना चाहता हूं। और इसीलिए 18 साल में आपकी सरकार है, बड़ी देर कर दी बीजेपी के हुजूर यहां आते आते। देश भर में और खासकर मध्य प्रदेश में इतनी दुर्गति 2018 में नहीं होती तो आदिवासियों के पुरोधाओं के ये नहीं गाते यशोगान। अभी अभी बीजेपी के मंत्री हैं शायद, उन्होंने कहा था कि साहब हमने ये कर दिया वो कर दिया। स्मरण, ये स्मरण क्यों हुआ? क्योंकि जब इनको आदिवासियों की वोट की जब थप्पड़ पड़ी है, 31 सीटों से ये 16 पे आके गिर गए हैं, तब इसको स्मरण आया। इसके पहले 18 साल से नहीं आया था। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि साहब, और इन्होंने कहा हमने रानी कमलावती का नाम कर दिया, शंकर शाह और रघुनाथ शाह का वो जयंती मना ली, टंटिया भील की पहले क्यों नहीं मनाई साहब? फिर मैं आपको बताता हूं, बीजेपी जो है वो बिल्कुल छिन्न भिन्न करना चाहती है हमारे सोशल फैब्रिक को। पहले हिंदू मुसलमान किया, मेघालय में क्या हुआ, हिंदू क्रिश्चियन कर लिया। और हम आदिवासियों के आज यही की बात है। मामा कहाँ गए थे कोल जनजाति सभा के लिए? अरे हमारे कमलनाथ जी ने बैगा जनजाति का सम्मेलन में जाने से इसीलिए इनकार कर दिया कि आदिवासियों को भी अलग अलग रंगों में मत बांटिए। हाँ, आदिवासी वो है योजना है, जैसे आज टंटिया भील हमारे पुरोधा है, उनके लिए गए थे। लेकिन ये तो हम आदिवासियों को भी भील, भिलाला, कोरकू, गोंड उन सब में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी का ये उत्तर है कि मामा आज कोल जनजाति सम्मेलन में, आदिवासी सम्मेलन क्यों नहीं नाम कर सकते थे? ये तो हम आदिवासियों को आदिवासी भी नहीं मानते हैं, अभी तक जनजाति मानते हैं। जब इनको मार पड़ी अब इनको अकल आई कि नहीं, जनजाति नहीं, ये आदिवासी लोग भी। ठीक है शाह जी, ठीक है, कहना चाहता हूं। ठीक है, मैं अतुल शर्मा जी आपके पास आता हूं। अतुल शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुत बड़ा वोट बैंक है, और मुझे याद है कि जब पिछली दफे मैं बात कर रहा था तो मुझे बताया गया कि गुजरात में
आदिवासियों ने आम आदमी पार्टी को काफी अच्छे परसेंटेज में वोट किया था। क्या आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश के आदिवासी आपके साथ आएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो पहचान है वो शहरी मतदाताओं में अपना प्रभाव छोड़ने वाली पार्टी के तौर पर उसे देखा जाता है? सर्वप्रथम मैं भगवान श्री बिरसा मुंडा जी की 123वीं पुण्यतिथि पर आम आदमी पार्टी की तरफ से शत शत नमन करता हूं। और अब रही आदिवासी भाइयों की बात, तो गुजरात में जैसा कि आपने कहा कि हमने अच्छा वोट परसेंट लेके आया, आदिवासी वर्ग ने हमें वहां सपोर्ट किया। मध्य प्रदेश में भी यही होने वाला है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों पार्टियों की, बीजेपी और कांग्रेस की, कि इन्होंने आदिवासियों की स्थिति आज प्रदेश में कितनी दरदर कर दी है। अगर एनसीआरबी रिपोर्ट की बात करें तो अभिलाष जी, एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। आदिवासी वर्ग पर अत्याचार के सबसे ज्यादा केस मध्य प्रदेश में दर्ज हैं। और अगर कैग रिपोर्ट की बात करें, सीएजी केंद्र की एजेंसी की रिपोर्ट की बात करें, तो पोषण आहार जैसा घोटाला, 8 जिलों का 110 करोड़ का घोटाला, ये हमारे सामने आया। इनमें आदिवासी बच्चे भी काफी प्रभावित हुए इस घोटाले से। पोषण आहार घोटाले से यह साबित हो गया कि आदिवासी बच्चों का भी राशन मामा जी ने खाया। अब बात आती है कि आदिवासी बच्चे 45% की संख्या बल से 45% आदिवासी बच्चे हमारे मध्य प्रदेश के कुपोषित हैं। कुपोषण का ये आंकड़ा बहुत भयावह है और बहुत डरावने वाला है। अब बात करते हैं इनके शिक्षा की, तो मध्य प्रदेश के आदिवासी बच्चे 50% आदिवासी बच्चे स्कूल की प्राथमिक शिक्षा पूरी ही नहीं कर पाते हैं। 8वीं क्लास की शिक्षा पहुंचते पहुंचते इनका पतन हो जाता है, सामाजिक पतन हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में हमारी केंद्र की सरकार हर साल हजारों करोड़ का बजट आदिवासी भाई बहनों का जीवन स्तर सुधारने के लिए लाती है, लेकिन आज 6 दशक से आप देखेंगे कि आदिवासियों का ना तो जीवन स्तर सुधरा है, ना उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है जी। तो ये सारी स्थितियां जो आदिवासी भाई बहनों की आज हुई है, तो इन दोनों पार्टियों की वजह से हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का शासनकाल मध्य प्रदेश में रहा है, और दोनों ने इनका बुरा हाल करके रखा है। ठीक है सर। इनकी योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित है, ठीक। और आप दूर दराज गांव तक जाएंगे तो आपको इनकी घोषणाएं और कागज जो है तो कहीं जमीन पे दिखाई नहीं देंगी। ठीक है सत्यप्रकाश जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आदिवासियों पर इस चुनाव में किस तरह की योजनाएं असर डालेंगी? बहुत स्पेसिफिक सवाल है सर, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत अच्छे से मेरे दर्शकों को समझाएंगे। क्या वो योजनाएं जो समग्र विकास की होती हैं, जिनसे तमाम लोगों को फायदा मिल रहा है, समाज के हर वर्ग को फायदा मिल रहा है, या वो जो आदिवासी सेंट्रिक योजनाएं हैं जिनको लेकर बीजेपी काम कर रही है और कांग्रेस जिसको लेकर के तैयारी कर रही है घोषणा पत्र में उनको लेकर काम करने की? कौन सी ऐसी योजनाएं होंगी जो आपको लगता है वो ज्यादा असर डालेंगी? जैसे आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर हम बिजली सस्ती करेंगे तो सबके लिए करेंगे, या आदिवासी इलाकों में घर पहुंच राशन की सेवा जो बीजेपी सरकार कर रही है, इसमें से क्या ज्यादा इंपैक्टफुल होगा सर? देखिए अभिलाष जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है जी। देखिए 2 प्रकार की स्कीम्स होती हैं जब गवर्नमेंट कभी लाती है। एक तो व्यक्ति विशेष या ग्रुप पर उनके दिमाग को हिट करने वाली, जिससे उनके दिमाग पर जब हिट होगा तो उनके इमोशंस सामने आएंगे, यानी इमोशनली अटैक करने वाली जी। दूसरी फिजिकली अटैक करने वाली। फिजिकली अटैक से मेरा तात्पर्य है कि उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिले, जैसे कि एजुकेशन के सेक्टर में मिले, या जो बेनिफिशियरी स्कीम से उसके रूप में मिले जी, या उनको हेल्थ के इश्यूज पर मिले। अगर ये स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं तो इनका इंपैक्ट उन पर पड़ता है। लेकिन आप देखते हैं आजकल एक बड़ा प्रचलन है कि चाहे किसी की भी सरकार हो, इलेक्शन से पहले वो इन चीजों को फोकस करती है कि हम कहीं ना कहीं किसी वर्ग विशेष की भावनाओं को एकदम आकर्षित करने का प्रयास करें। यानी कि आप पुरानी किसी चीज को जाए, चाहे उनके रेस्पेक्ट की बात करें या उनके फ्रीडम स्ट्रगल में उनके लीडर्स की बात करें, उनके आइकन्स की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पर भी काम किया है। साथ ही दूसरा देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने भले ही 18 साल से है, इस क्षेत्र के लिए काम तो किया होगा, लेकिन 2020 के बाद मैं आपसे कह रहा हूं लगातार इस कौम के वेलफेयर के लिए, वहां डेवलपमेंट के लिए,
और उनके सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए काम करने का प्रयास किया। लेकिन कांग्रेस, ये माना जाता है कि कांग्रेस वो पार्टी है जो कहीं ना कहीं आदिवासियों के दिल में रहा करती थी। कभी वो 2003 से खिंचती, अब वो 2018 में उसके पास वापस आ गई है। तो कांग्रेस का ये प्रयास रहेगा कि वो स्कीम, चाहे वो 500 रुपए में गैस सिलेंडर की बात हो, हालांकि आदिवासियों में गैस सिलेंडर का यूज बहुत कम होता, आज भी जो वाकई आदिवासी है वो उनका फायदा वो नहीं ले पा रहे हैं। उनको तो केवल जो आधुनिक आदिवासी है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी सारी स्कीम्स लाई, लेकिन हम रिमोट एरियाज में, चाहे वो निमाड़ का एरिया हो, चाहे वो महाकौशल का एरिया हो, यानी कि जिसको गौड़बाना कहते हैं, चाहे कौल एरिया हो रेवांचल का, यहां वो आदिवासी जो अंदर निवास करता है, क्या उसको वो फैसिलिटीज या वो सुविधाएं, वो स्कीम्स का लाभ मिला? वो आज भी महरूम है उन चीजों से। केवल जो एक्टिव लोग हैं उसने उन चीजों का फायदा लिया है। अब इन वोटर्स को कन्वर्ट करने के लिए कांग्रेस अपने विशेष कई प्रकार के अनाउंसमेंट या प्रोमिसेस कर रही है, लेकिन साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भी इस ग्रुप को विशेष फोकस किया है और उनका प्रयास है कि किसी भी माध्यम से इन सारे वोटर्स को अपनी तरफ वही 2003 के ट्रेंड पर फिर ले जाएगा। ठीक है, मैं आता हूं घनश्याम पिरोनिया जी आपके पास। घनश्याम जी, मुझे ये बताइए कि आदिवासियों को लेकर के आप लोग पिछले 18 सालों से काम कर रहे हैं, उसके बाद भी अभी आपको ऐसा क्यों लगता है कि अभी और बहुत काम किया जाना बाकी है? 18 साल तो काफी होते हैं अगर आप उस लेवल पर उनको लाना चाहते थे, पर वो अभी तक आए नहीं है। इससे पहले कांग्रेस को भी मैं सवालों के घेरे में खड़ा करता हूं। कांग्रेस भी कहती है कि हमने लगातार आदिवासियों के लिए काम किया, 50-60 साल उनके, 18 साल आपके, उसके बाद भी सबसे हाशिए पर आदिवासी है, तो जिम्मेदार कौन है? सरकारें ज्यादा कहीं मालिक कम है, और इस अवसर पे में हमने उनको बढ़ाने के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके सामाजिक उत्थान के लिए हमारी सरकारों ने क्या क्या प्रयास किए, तो ध्यान में आएंगे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हम आगे 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 रहने का काम करें। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, देखिए कि केवल यही कहने की आवश्यकता नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के अंदर भी राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी अनुसूचित जाति वर्ग की, जनजाति वर्ग की कैसे बढ़े, हमने यहाँ तक बढ़ाने का प्रयास किया है। केवल उस एक श्रेणी में नहीं, हम तो हमारे सब वर्ग के लोगों को कैसे हम समाहित कर सकते हैं, कैसे उनका सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, ये करने का काम किया है। कांग्रेस की तरह हमने केवल गाल बजाने का काम नहीं किया है। और इनके नेता बड़े जितने भी कह रहे हैं हम चुनाव में लाएंगे और उनके कारण प्रभाव पड़ने वाले हैं, देखिए नरेंद्र मोदी जी के सामने सब बोने हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबों का कल्याण करने का काम किया है, सभी वर्गों के उत्थान का काम किया है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, 50 साल में ना तो कांग्रेस ने चलाई है और ना ये अभी 2 प्रांतों में इनकी आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं। इनको अपने गिरेवा में झांकना चाहिए कि वहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का क्या हाल है, वहां पर किस प्रकार से जो है कानून की व्यवस्था है, ये उनको अपने स्तर पर देखने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जिन जिन प्रांतों में है और केंद्र में, हमने इन्हीं वर्गों को, समाज के अंतिम छोर के व्यक्तियों को केंद्र में रखकर सारी योजनाएं बना करके उनको फलीभूत करने का और उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, क्रियान्वयन हो, ये करने का काम किया और उसका परिणाम दिख रहा है। और परिणाम आने वाले चुनाव में दिखेगा कि जनता किसके था। अरे हम लोगों ने तो आदिवासियों को 1-1 हजार रुपए महीने देने का भी काम प्रारंभ किया था। कांग्रेस की सरकारें आती उनको बंद करने का काम करती है। हमने जो है मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना प्रारंभ किया, इन्होंने बंद करा। संबल योजना जब कमलनाथ जी आए उनको बंद करने का काम किया। अरे इनका काम तो योजना को बंद करने का है। भारतीय जनता पार्टी तो योजना संचालित करती है। और देखिए आप, और जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी सरकारें चल रही है उनकी देखा देखी सरकार इनकी आना है या नहीं आना है वो तो भरोसा नहीं है। लेकिन कैसे तो भी हम झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित करें, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, ये करने का काम कांग्रेस की पार्टी कर रही है। ठीक है सर, मैं आता हूं अब इधर वापस अतुल शर्मा जी के पास आऊं। उससे पहले अजय शाह जी आपके पास आता हूं। अजय शाह जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के सत्ता में रहने का सबसे बड़ा आधार कोई होता था तो वो SC ST वोट बैंक होता था।
उसे आपने खोया, और बड़ा ऐसा खोया कि बहुत दिनों तक सत्ता से दूर रहे, फिर सत्ता में आए, बहुत क्लोज मार्जिन था। मतलब उस दिशा में बहुत काम करना बाकी है। आपको लगता है कि विपक्ष में रहकर के आपने वो काम कर लिया होगा? क्योंकि काम तो सत्ता में रहकर किया जाता है, सत्ता आपके पास आई थी, उसे संभाल नहीं पाए, अब फिर से विपक्ष में थे, तो कैसे लाएंगे लोगों को साथ? सब ये मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जितना हम आदिवासियों के उत्थान के लिए काम करना चाहते थे हम नहीं कर पाए। जी बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन उसके बाद भी अभी अभी बीजेपी वाले कह रहे थे भगवान, अरे आज बिरसा मुंडा भगवान की जयंती है साहब, इनके लिए तो मोदी ही भगवान है। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि संगठन में हमने आदिवासियों को समाहित किया। मैं बताता हूं कांग्रेस ने संगठन में क्या किया। चैलेंज करता हूं बीजेपी के प्रवक्ता को कि बताएं कि हमने, कांग्रेस ने संयुक्त मध्य प्रदेश में सीएम बनाया आदिवासी, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 3 डिप्टी सीएम बनाया आदिवासी को, कांग्रेस ने 2 आदिवासियों को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया आदिवासियों को। अगर आप में हिम्मत है तो बोलिए सिरोनिया जी कि आप इस न्यूज 24 के मंच से बोल सकते हैं क्या कि किसी ये 3 मंच तीनों में आप बनाने के इच्छुक हैं? हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि आप तो मनुवादी पार्टी में चले गए। आदिवासियों की कौन याद करता है? और मैं आपको बड़े ये गौरव दिवस मना रहे हैं ना, गौरव दिवस मनाने की मूल धारणा यह है कि इन्होंने 60%, जो आपने भी कहा 60% जो बजट आदिवासी कल्याण के लिए होता है, इन्होंने खत्म कर दिया था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आदिवासियों का अपमान, जब गौरव दिवस मना रहे थे तो इन्होंने जो लोग बाग प्रोटोकॉल के तहत मिनिस्टर रिसीव करने जाते हैं जबलपुर में इनके अध्यक्ष को और गृह मंत्री को, उसमें एक भी आदिवासी नहीं था। ठीक है। राजा क्या बोलते हैं, शंकर शाह रघुनाथ शाह के वंशज, बीजेपी के 7 बार के सतत विधायक और 10 साल के मंत्री को उन्होंने मंच पे चलने नहीं दिया था। आपने भी बताया था किस बुरी तरह से उसको प्रताड़ित किया गया था। ठीक है सर, ठीक है। आदिवासियों के सम्मान की बात करते हैं। ठीक है सर। अरे आप बोल तो दीजिए कि आप डिप्टी सीएम बनाएंगे, सीएम बनाएंगे, अध्यक्ष बनाएंगे। है हिम्मत, हमने बना के दिखाया है। ठीक है सर। हमारा कमिटमेंट है आदिवासियों के नाम पे। और मैं बताता हूं कि जिस 15 महीने की सरकार में आदिवासियों के लिए कांग्रेस ने क्या किया। 1 ग्राम को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया। आदिवासियों को जो लोकल कर्ज है उनको नहीं चुकाना पड़ेगा। हाट बाजार में चलित एटीएम लगाए। भोजन, ठीक है सर, योजनाएं बहुत अच्छी हैं, दोनों पार्टियों के पास लंबी लिस्ट है। समय खत्म हो रहा है सर, मैं एक बार जल्दी से अतुल शर्मा जी के पास आने की इजाजत चाहूंगा अजय जी आपसे। अतुल शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं लग रही हैं, घनश्याम पिरोनी जी की आवाज का ध्यान रखेंगे, इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं, योजनाएं बातें हो रही हैं, आम आदमी पार्टी के पास क्या यूएसपी है वो जिसे लेकर आदिवासियों के बीच जाएगी? क्या आदिवासी सेंट्रिक, ट्राइबल सेंट्रिक कोई पॉलिसीज आप लेकर आ रहे हैं घोषणा पत्र में, या कोई चीज लेकर आ रहे हैं? सौगात। बिल्कुल अभिलाष जी, समय के साथ वो भी आएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजादी के 75 साल बाद भी, आज मेरा सवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों से है कि आजादी के 75 साल बाद भी स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन इन पार्टियों ने उपलब्ध क्यों नहीं कराए, और आज भी आदिवासियों का पलायन क्यों हो रहा है? अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो इसी साल के अप्रैल महीने की बात है, अलीराजपुर और झाबुआ जिले की। अलीराजपुर और झाबुआ जिला आदिवासी वर्ग से बाहुल्य क्षेत्र है और सैकड़ों की तादाद में रोज पलायन हो रहा है रोजगार के लिए। हमारी माताएं बहनें अपने बच्चों को पीठ पर लाद कर गारा मजदूरी करते हुए आपको किसी भी इस पूरे देश के, इस मध्य प्रदेश के किसी भी बड़े शहर में आपको गारा मजदूरी करते हुए दिख जाएंगी। और उन बच्चों की आप शिक्षा की अब क्या बात करेंगे जो पीठ पे लदा हुआ है अपनी मां के और उसको मजदूरी करते हुए देख रहा है। तो ये स्थिति है। एक तो आपने आदिवासियों से उनका जल जंगल जमीन छीन लिया, आपने रोजगार के स्थानीय साधन उपलब्ध क्यों नहीं कराए, आपने उनका जल जंगल जमीन छीन लिया,
आपने बच्चों से उनकी अच्छी शिक्षा व्यवस्था छीन ली। तो ये स्थितियां हैं आपके सामने। इन दोनों पार्टियों के पास काम कुछ नहीं है। जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं आदिवासियों के लिए, तो आप सरकार में होने के बाद अभी भी प्रयास कर रहे हैं। आपको उनके लिए काम करने की जरूरत थी। और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने जैसा कहा कि आदिवासियों के लिए कहीं ना कहीं हम काम करने में जरूर विफल रहे हैं, उन्होंने तो अपने मुंह से खुद स्वीकार लिया है। तो अब ये साफ है कि जो जनता के लिए काम करेगा तो वही उसी को जनता वोट देगी आशीर्वाद के रूप में, और उसी की सरकार बनेगी। ठीक है अतुल जी, समय खत्म हो रहा है। मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। यह तो तय है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी इस बार हर बार की तरह बहुत क्रूशियल रोल निभाने जा रहा है, लेकिन ऊहापोह इसलिए ज्यादा है, आपको बता दें, क्योंकि बहुत कम अंतर रहा था पिछली बार वोट मार्जिन का, और इस बार वोट डिफरेंस अगर इतना कम रह गया तो फिर से जिस तरह की दिक्कतें पिछले बार हुई थी हो सकती हैं। इसलिए दोनों पार्टियां चाहती हैं कि अगर हम सरकार में आते हैं तो निश्चित तौर पर आए और 5 साल तक आराम से सरकार चलाए, और उसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ आदिवासी है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश शर्मा जी, घनश्याम पिरोनिया जी कांग्रेस से, अजय शाह जी और अतुल शर्मा जी आम आदमी पार्टी से, सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को शुक्रिया, नमस्कार।